हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 का अनसॉल्व्ड पेपर इस वीडियो में हल करने वाले हैं और यह अनसॉल्व पेपर आपका गणित का है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गणित का अनसॉल्व पेपर हल करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2025 तक के सभी पेपर का संकलन है। अब आप जानते हैं कि आपके बोर्ड में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह जो अनसॉल्व पेपर है वह पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया, यानी 2026 की जो तैयारी है वह यूपी बोर्ड द्वारा इसको जारी किया गया है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यह जो अनसॉल्व पेपर है वह सभी सब्जेक्ट के लिए और 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे अच्छा है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के, यानी आप 3 साल के पेपर को कर लेते हैं, 3 साल के पेपर मतलब किन 3 सालों को, तो 2023, 2024 और 2025, इन 3 साल के सभी सेट को अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। इस बात की गारंटी है, क्योंकि एक साल में बच्चों टोटल 7 सेट होता है और 3 साल का मिलाकर टोटल 21 सेट हुआ। अगर 21 सेट आप करते हैं तो आप प्रत्येक क्वेश्चन की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस चैनल पर मैं आपको 2023, 2024 और 2025 के सभी सेट को मैं इस चैनल पर कराने वाला स्टूडेंट, और यह पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है और एक एक अनसॉल्व पेपर को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस वीडियो से पहले 4 सेट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में आप देख रहे हैं सेट नंबर 5 आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से हमने यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर वे में लिख रखा है और एक एक प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और प्रश्नों को हल करते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट नंबर 5 जिसका पेपर कोड है 822BZ। ठीक है, अब आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का अनसॉल्व पेपर होगा, आपको इस कोड नंबर से ढूंढना है, तो आपके भी अनसॉल्व पेपर में यह पेपर आपका मिल जाएगा। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्नों को शुरू करते हैं। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनके एलसीएम का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका सूत्र होता है स्टूडेंट्स, आपसे HCF पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर यह आपकी 2 संख्याएं हैं, तो HCF का फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या और बटे में आपसे एलसीएम पूछा हुआ है, माफी चाहेंगे HCF दिया हुआ है, तो बटे में होगा HCF। ठीक है, HCF का मान 4 है और यहाँ पे आपसे एलसीएम पूछ रहा है, LCM। ठीक है, अब यहाँ से इसको कट कर देंगे, तो देखिए कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है ना, 4 एकम 4 या 0 और फिर 4 एकम 4, यानी 101 हो गया। अब 96 और 101 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 96 और 101 का गुणा कर देंगे, तो देखिए जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 9696, यानी आपका एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया आपका 9696 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका यह आया हुआ है 9696, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। देखिए, जो मूल बिंदु होता है बच्चों, मूल बिंदु पर x और y दोनों के जो मान होते हैं वह 0 0 होते हैं। ठीक है, मूल बिंदु पर x और y दोनों के जो निर्देशांक होते हैं वह 0 0 होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, तो मूल बिंदु आपसे बोला हुआ है कि मूल बिंदु से दूरी, अगर दूरी को हम d से दिखाएं, ठीक है, तो जब भी मूल बिंदु से देगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का केवल रूट लगाएंगे और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अगले जो 2 बिंदु हैं वह 0 ही हैं। तो 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, रूट लगाएंगे, 25 और 4 आपका होता है 29। ठीक है, 29। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 29 मात्रक। ठीक है, यह आपका दूरी हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में यह मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं कि रूट में
29 आपका मैच कर रहा है, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, √2 + 10 45 का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √2 + 10 45 अंश। ठीक है, √2 + 10 45 अंश। अब आप जानते हैं कि 10 45 अंश का जो मान होता है वह 1 होता है, तो यहाँ पे 10 45 का मान रख दीजिए, तो यह आपका है √2 और प्लस 10 45 का मान 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी √2 + 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो √2 + 1 ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, sec² - 10² का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह जो प्रश्न आपको दिया गया है यह डायरेक्ट त्रिकोणमिति सर्वसमीका का सूत्र ही है। ठीक है, और यह सूत्र sec² - 10² बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 तो y का मान होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करके और देखते हैं कि चारों ऑप्शन में कौन सा आपका सही होगा इस प्रश्न के लिए। यहाँ पे देखिए, यह जो प्रश्न है आपका, यहाँ पे चौथा, इसका डायरेक्ट मान 1 ही होता है, आपका डायरेक्ट सूत्र ही दे दिया है। ठीक है, 5th वाले को हल करके और देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। समीकरण आपको दिया हुआ है और x की वैल्यू दी हुई है, यानी इसमें जहाँ पे x है उसके स्थान पे 1 रखना है। तो देखिए 2 × 1 + 3y = 11। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, 2 ही होगा, और इसका पक्षांतर करेंगे। ठीक है ना, तो इसका जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 3y = 11 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो इधर जाएगा तो माइनस में 2। ठीक है, 11 में से 2 गया तो यह 9। यहाँ से y की वैल्यू हमें चाहिए, तो 3 को जब इधर भेजेंगे तो 3 बटे में चला जाएगा, यानी 3 3 के 9, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 3 आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी आप कहते हैं। 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले श्रेणी आपको दी गई है। ठीक है ना, तो श्रेणी से सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रथम पद निकालेंगे, और प्रथम पद यहाँ पे पहला पद आप देख रहे हैं 21 है, तो प्रथम पद a = 21। ठीक है, फिर सार्वंतर यानी डी निकालेंगे। सार्वंतर के लिए जस्ट बाद वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को माइनस कर देंगे। 18 - 21 = 21 में से 18 गया 3, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -3। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 81 दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वह पद, यानी श्रेणी का हम मान लेते हैं कि an वां पद 81 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह an की वैल्यू है एक्चुअल में, an = -81, और हम मान लेते हैं कि श्रेणी का n वां पद, ठीक है ना, यह आपका 81 - 81 होगा। तो इसके लिए सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, आपका सूत्र आपका an = a + n-1 × d। हमें n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो an का मान क्या है, -81 बराबर a का मान 21 प्लस n-1 और d का मान -3। ठीक है, चलिए और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 21 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर दें, तो -81 - 21 बराबर 3 का -3 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो -3n + 3, तो -3n और +3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का भी पक्षांतर कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, -81 - 21 -3 = -3n। इन तीनों को ऐड करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, 105। देख लीजिए 81 और 21 102 और 3 105, और यह माइनस में ही होगा, 105 = -3n। यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 बटे में चला जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका n = 105 बटे में 3, 3 3 के 9 और 3 5 15, यानी श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। तो यहाँ पे 35C आपका क्या हो जाएगा, 35वां। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि एक थैले में 2 नीली 3 सफ़ेद 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। यादृच्छिक का मतलब कि अनिश्चित रूप से, ठीक है ना। जैसे एक थैले में जब रख दिया गया तो हम बिना देखे हुए उसमें हाथ डालें और किसी भी जो भी कोई एक बॉल उठाए और वह कह रहा है कि उस बॉल के लाल होने की, यानी उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दे तो सबसे पहले जितनी बॉलें हैं उन सभी बॉलों को हम ऐड कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। 2 3 5 और 4 9, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कुल गेंदों की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या आपका 2 + 3 + 4, 3 2 5 4 9। अब देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है, इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता, यानी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता, और लाल का मतलब रेड, तो रेड होने की प्रायिकता, ठीक है। अब रेड बॉल इसमें है कितनी, यह देखिए, रेड बॉल आप देख रहे हैं कि 4 है और टोटल बॉलें कितनी है 9। तो यहाँ पे 4/9, ठीक है। यानी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल परिणाम 9 हैं और संभव परिणाम कितने हैं 4, तो 4/9 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 के लिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे देखिए 4/9, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। देखिए, जब कोई घटना बिल्कुल निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता स्टूडेंट सदैव 1 होती है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी कोई घटना निश्चित हो तो उसके घटित होने की जो प्रायिकता होती है वह क्या होती है, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। चलिए पहले 8 वाले को लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 8 वाले प्रश्न को पहले लिख देते हैं और फिर तब 9 को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या 9 का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अवश्य घटित होने की प्रायिकता, यहाँ पे देखिए, अवश्य घटित होने की प्रायिकता, अवश्य घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। यानी कोई घटना अगर अवश्य घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ से 9th नंबर के प्रश्न को देखते हैं और फिर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC तो DE/BC का मान होगा। यहाँ पे चित्र दिया गया और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 को हम लोग हल करते हैं। यह आपका चित्र दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, यह जो प्रश्न है आपका थेल्स प्रमेय पर पूरी तरह से आधारित है, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय पर आधारित है और इसमें त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, त्रिभुज ADE, ठीक है, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। यह दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। यह दोनों एक दूसरे के समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा बच्चों वो आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD/AB, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, AD/AB बराबर, ठीक है, AE/AC, AE/AC, ठीक है। तो AE/AC बराबर, ठीक है, DE/BC, DE/BC। यह संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमें AD का मान तो पता है लेकिन AB का मान नहीं पता है। तो AB के मान के लिए हम क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा AD + BD, ठीक है, AD और प्लस BD। अब यहाँ से इन दोनों के मान को रख दें, AD का मान 3 है और BD का मान 6 है, तो 3 + 6 बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इधर का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, AC का मान निकाल लेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर यहाँ पे AE + EC, AE और प्लस EC। तो AE का मान क्या है 2 और EC का मान क्या है 4, तो 4 और 2 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यह दोनों
आपका दोनों जो त्रिभुज हैं वह आपके समरूप हैं, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो संगत भुजाओं का अनुपात जब बराबर होगा तो यहाँ से डी ई बटे में बी सी जो होगा, ठीक है ना, डी ई बटे में बी सी, ठीक है ना, डी ई बटे में जो बी सी होगा वह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए ई बटे में ए सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह देखिए यह तीनों संगत भुजाएं हैं, ठीक है, यह तीनों क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो जब डी ई बटे में बी सी यह किसके बराबर हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी ए ई बटे में ई सी के बराबर हो जाएगा, यानी ए ई बटे में ए सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मान रख दीजिए, देखिए ए ई का मान क्या है, चित्र में देखिए ए ई का मान है 2, ठीक है, ए सी का मान आप देख सकते हैं 6, तो 2 बटे में 6 यानी 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो 1 बटे में 3, ठीक है, 1 बटे में 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देखिए चाहे इस मान को भी इसके बराबर कर सकते थे, आप ए डी बटे में ए बी को भी कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे हमने ए बी को पहले ही निकाल लिया था। अगर आप डी ई बटे में बी सी बराबर ए डी बटे में ए बी भी करेंगे तब भी यही आएगा। देखिए ए डी यानी 3 और ए बी मतलब 6 और 3 9, तो 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, तब भी यही आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो 1/3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है 1/3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपका आया हुआ है 1/3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए चित्र हमने बनाया हुआ है जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका चित्र है। अब यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है त्रिज्या आपसे पूछा हुआ है कि इस वृत्त की त्रिज्या यानी ओपी का मान आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना, ओपी का मान। तो यहाँ से बच्चों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी लंब का मतलब कि 90 अंश का कोण बनाती है, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह क्या होती है, सामने की भुजा आपकी कर्ड होती है। तो यहाँ से ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट में, ठीक है ना, रूट में आपका ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, ओ पी स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। यह आपका यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर लगाएंगे तब रूट नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मान रख दीजिए, यहाँ से मान रखिए, या चलिए फार्मूले को फिर से लिख लेते हैं। देखिए ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू का मान क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का मान आपको निकालना है, ओपी ही त्रिज्या है, और पी क्यू का मान आपका है, चित्र में आप देख सकते हैं 24, यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो 24 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे 24 के स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, और यह बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर के, यानी इधर लिख देते हैं ओपी स्क्वायर। 625 में से 576 जाएगा तो यह हो जाता है आपका 49, ठीक है। हमें ओपी का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, यानी ओपी बराबर हो जाएगा रूट में 49, और इसका वर्गमूल होता है आपका 7, यानी जो त्रिज्या आई वह 7 सेंटीमीटर आई, जो त्रिज्या आई आपकी क्या आई, 7 सेंटीमीटर आई। यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं कि किस ऑप्शन में आपका 7 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपका 7 आया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश के संगत चाप की माप होगी, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं और सारे ऑप्शन आपके पाई के रूप में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं, संगत चाप की माप पूछा हुआ है, ठीक है ना, संगत चाप की माप। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे त्रिज्या और थीटा दिया हुआ है, तो देखिए संगत चाप की माप बराबर, सूत्र क्या होता है, थीटा बटे में 360 डिग्री और गुणे में 2 पाई आर, ठीक है ना, गुणे में 2 पाई आर। अब यहाँ से सभी मानों को रख दीजिए। थीटा का मान है 30, तो यहाँ पे 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई का मान हमें रखना नहीं है क्योंकि पाई के रूप में ही आंसर दिया हुआ है, और आर का मान है 6, ठीक है। 0 से 0 कट गया, यहाँ से देखिए 3 से जब इसको कट करेंगे 36 को, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 6 से 12 को कट करेंगे तो 6 दूनी 12, और 2 से इस 2 को कट कर देंगे, तो बचा क्या आपका पाई, ठीक है ना, बचा क्या आपका पाई। और यह सभी यह सेंटीमीटर में है, तो यह भी आपका सेंटीमीटर में ही होगा, पाई सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है पाई सेंटीमीटर, तो यह ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर है रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोला हुआ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक समान त्रिज्या के अर्धगोले उसके शीर्ष पर रखा है। शीर्ष मतलब उस बेलन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका किसका, बेलन का और अर्धगोले दोनों का। तो हम बेलन का निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 12। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है ना। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr और ब्रैकेट में h + r, और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। यहाँ से सभी मानों को रख देंगे बच्चों, ठीक है। तो सभी मानों को रखेंगे 2 गुणे में पाई, ठीक है। r की वैल्यू आप देख सकते हैं 3, ब्रैकेट में h + r, h की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है 3, ठीक है, प्लस 3 गुणे में पाई और r की वैल्यू आपकी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और फार्मूले को सरल करके करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा यह, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हमें पाई और आर कॉमन मिल रहा है, पाई और आर को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलेगा 2 ब्रैकेट में h + r, ठीक है। और यहाँ से पाई आर कॉमन हो गया है तो यह क्या बचेगा आपका 3r, ठीक है ना, प्लस 3r, ठीक है, प्लस 3r। अब यहाँ से हम लोग मान रख दें और इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखिए प्रश्न को हल करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न को हल करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो वो देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और इसी त्रिज्या का अर्धगोला भी है, और ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो उसका ऊपरी भाग होगा, ठीक है ना, उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल आपको यह बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या निकालना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr², ठीक है, और आपका यहाँ पे आपका जो ऊपरी भाग है यानी जो अर्धगोला है बेलन के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे बेलन का जो ऊपरी भाग होगा, ठीक है ना, वह उसका क्षेत्रफल, यानी उसका जैसे बेलन जो है, देखिए बेलन कुछ इस टाइप से होगा आपका, ऐसे इस टाइप से, और इसके ऊपर जो है अर्धगोला रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है अर्धगोला। तो अर्धगोले का तो निकल गया, लेकिन यह वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल इसमें ऐड करेंगे जो कि एक वृत्त के आकार का होगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। यहाँ से सभी मानों को रख देंगे। तो देखिए 2 गुणे पाई, r का मान है 3 और h का मान है 5, और यहाँ पे 2 गुणे पाई, r का मान है 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ पे पाई और r का मान है 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 दूनी 30, 30 पाई प्लस 9 दूनी 18 पाई प्लस 9 पाई, ठीक है। तो 18 और 9 आपका 27 पाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30 पाई और 27 पाई हो जाएगा 57 पाई, और यह आपका क्षेत्रफल है और यह सेंटीमीटर में है तो यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न को समझने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से ये स्टेप्स आपके गलत हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। एक वृत्त की स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। देखिए बने कोण का मान तो 90 अंश होगा, लेकिन कैसे यह हम लोग समझेंगे। तो आइए आपको हम यहाँ पे समझाते हैं कि प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है, इस बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के, तो यह आपका वृत्त है जैसा कि आप यहाँ पे आकृति में देख रहे हैं, ठीक है। यह आपकी वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र है। अब कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने से
मिलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचूं तो यह वृत्त का स्पर्श बिंदु है। अब इसको मिलाया गया। ठीक है, अब मिलाने के बाद स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बने कोण का मान, यानी यह जो त्रिज्या मिल रही है स्पर्श बिंदु से, अगर इसका नाम हम P रख दें, ठीक है, तो इसका जो यह जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए यह आपका जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 90 अंश हो जाएगा। वृत्त चैप्टर में जब इसका इंट्रोडक्शन हमने बताया था तो आपको बेहतर तरीके से इसको हमने समझाया हुआ था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है, 1 + tan स्क्वायर 15 tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan और cot को हम लोग sin और cos के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि तोड़ने के बाद क्या मिलता है आपको। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, tan होता है साइन बटे में cos, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए, और फिर पूरे के बटे में देखिए 1 + cot होता है tan का उल्टा, यानी cos स्क्वायर ए बटे में tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाता है। ठीक है ना, यानी एलसीएम लेकर जैसे आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए। ठीक है, फिर पूरे के बटे में यहाँ पे cos बटे में साइन, या साइन होगा। ठीक है, लिखने में गड़बड़ी हो गई, साइन स्क्वायर है, तो ये आपका साइन यहाँ पे लिखेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए, और बटे में आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यह जो है आपका साइन स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं नीचे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह आपका सूत्र होता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, किसी को पहले लिखें किसी को बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में यह फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है। तो 1 बटे में cos स्क्वायर ए, और यह भी हो जाएगा 1 बटे में साइन स्क्वायर ए, तो यह साइन कहाँ चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए आपका ऊपर चला जाएगा और बटे में 1। अब साइन बटे में cos, तो आप जानते हैं कि साइन बटे में cos आपका होता है tan। ठीक है ना, साइन बटे में cos क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है tan स्क्वायर ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र से 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए सूत्र होता है स्टूडेंट्स, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए आपका सूत्र होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये होता है आपका थीटा बटे में 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ से मान रखेंगे, तो देखिए थीटा का मान क्या है, थीटा का मान आपका 60 अंश, तो यहाँ पे रख देंगे 60 अंश बटे में 360। ठीक है, और पाई का मान देखिए पाई के रूप में आंसर नहीं आया हुआ है, तो पाई का मान रख देंगे 22/7, और आर का मान आपका है 7। ठीक है, आर स्क्वायर है तो 7 × 7 लिख देंगे, 7 से 7 यह आपका क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे देखिए आपका 0 से 0 कट गया, 6 से 36 को कट के तो 6 आया। ठीक है ना, अब 6 को यहाँ से देखिए 2 से यह कटेगा आपका 22, तो 11 आ जाएगा, 2 से 6 को कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या बचा आपका 11 × 7 = 77 बटे में 3, यानी 77 बटे में 3, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 77 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, उसकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है,
सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। तो गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², और इसको मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का 452 में गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 3164, और उसमें अंश को जोड़ देंगे तो 3168 हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 3168/7, यानी 7 का इसमें गुणा और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, सभी मानों को रख दें, जो जो मान आपका दिया हुआ है उन सभी मानों को रख दें। तो देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान आपको निकालना है। ठीक है, यह बराबर हो जाएगा 3168/7 के। यह 7 और यह 7 दोनों कट जाएंगे। ठीक है ना, जब तिरछा गुणा करेंगे तो अंश में आ जाएगा, कट जाएगा। हमें आर का मान चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से r² बराबर हो गया 3168/4 गुणे 22। ठीक है, 4 गुणे 22। अब यहाँ से 22 से जब इसको कट किए तो 22 से कम 22। ठीक है, 31 में से 22 जाएगा तो 9 96, 22 चौके 88। ठीक है, फिर आपका 8 बचा 88, 22 चौके 88। ठीक है, 144। 4 से फिर इसको कट के तो 4 तिहाई 12 और 4 छके 24, 36 आया। यहाँ से क्या आया 36, यानी r² की वैल्यू तो 36 आई। हमें r की वैल्यू चाहिए तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 36 और इसका वर्गमूल होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r का मान यानी त्रिज्या आपका क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17, द्विघात बहुपद px बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, बहुपद दिया हुआ है, कह रहा है कि शून्यकों का योग गुणनफल। ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह जो आपका बहुपद दिया गया है इसकी तुलना करेंगे। ठीक है ना, किससे, ax² + bx + c से। तो देखिए a बराबर हमको क्या मिला, a बराबर 4, यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर 4, b बराबर -4, b बराबर -4, c बराबर -1, c बराबर -1। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। यहाँ से सभी मानों को रख देंगे, c और a के मान को रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो c का मान आपका क्या है, यहाँ पे देखिए c का मान आपका -1 और a का मान 4, तो -1/4। यहाँ पे देखते हैं कौन से ऑप्शन में आया हुआ है -1/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 = 0 का विविध कर होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी यह जो आपका ax² + bx + c यह स्टैंडर्ड इक्वेशन है द्विघात समीकरण का, इसी से तुलना करेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए a के स्थान पे क्या है 3, तो यहाँ पे कंपेयर करके लिख लेते हैं, a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर 4/3। और आपसे कह रहा है कि विविधकर बताइए। तो विविधकर को d से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है b² - 4ac। यहाँ से सभी मानों को रख देते हैं। b का मान आपका क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 3 और c का मान है 4/3। 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और यह माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, और 4 चौके 16, 16 में से 16 गया 0, यानी जो विविधकर आया बच्चों वह 0 आ गया। ठीक है, विविधकर क्या आया 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 0 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में आपका 0 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे माध्य ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता है, कैसे निकालेंगे समझिएगा एक एक स्टेप को। यहाँ पे ये आपका वर्ग अंतराल है या बारंबारता है। मध्य पद सबसे पहले ज्ञात करते हैं। मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 0 और 4 को ऐड करेंगे 4 ही होगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा। 8 और 4 12, 12 में जब 2 से भाग देंगे, ठीक है ना, देखिए 8 और 4 12, 12 में जब 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20, 10 हो जाएगा। फिर आपका 10 के बाद क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका मध्य पद हो गया यक्स का मान, और यह बारंबारता एफ होता है। दोनों का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 6 का 6 में गुणा तो 36, 6 का 10 में गुणा तो 60। ठीक है ना, 14 में 5 का गुणा, 14 में 5 का गुणा तो 14 25 70, और 18
18 में 4 का गुणा तो 18 चौके 72। यहाँ से निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान। सिग्मा एफ एक्स का मतलब कि इन सभी को जोड़ना है। 8 6 14, 14 और 2 16 के 6 1 हासिल, ठीक है। 6 3 9 1 10 7 17 और 17 और 7 आपका क्या हो जाएगा 17 7 24, ठीक है ना। 17 7 24 246 हो गया। अब जो बारंबारता है इसको भी जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ से प्रदर्शित करते हैं सिग्मा एफ। 6 4 10 6 16 5 21 4 25, ठीक है। सिग्मा एफ का मान हो जाएगा 25। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूत्र होता है आपका माध्य का कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है 246 बटे में 25। भाग दे दीजिए यहाँ से। तो देखिए भाग देने पर क्या हो जाएगा आपका 25 नावा 225, 9 फिर दशमलव लगाएंगे। अब 225 46 में से 25 माइनस करेंगे, ठीक है ना। 46 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ा देंगे 210 25 अठे 200 फिर 10 100 25 100 के 100, ठीक है। यानी 9.84 यह आपका माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। 9.84 यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है 9.84 ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इसका माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग, बात एक ही होता है कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, पहला मान आपका यही होगा। यहाँ पे जस्ट इसके नीचे वाले मान को जोड़ देते हैं। 8 और 6 14, 14 10 24, 24 और 9 तो 24 और 9 हो जाएगा आपका 33, ठीक है ना। 24 और 9 33 और फिर 12 तो 3 2 5 और 3 1 4 45। यानी इन सभी को जोड़ना होगा आपको यहाँ पे इसको, और इसको यन दिखाते हैं तो यन ऐड करेंगे तो यह भी आपका हो जाएगा 45, ठीक है। 8 6 14 10 24, 24 और 9 24 और 9 आपका 33, 33 और 12 45। यन की वैल्यू हो गई 45। यहाँ से n/2 चाहिए, यानी n/2 का मतलब कि 45 बटे में 2 तो यह हो जाएगा 22.5। अब इसमें देखना है कि इससे बड़ा मान, जस्ट बड़ा मान इसमें कौन सा मिलेगा, या तो बराबर मिले या बड़ा मिले। तो जस्ट बड़ा 24 है। इस लाइन के हम वर्ग अंतराल को देखेंगे, यानी यह आपका इस लाइन में वर्ग अंतराल मिल रहा है और वही वर्ग अंतराल जो है माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग कहलाता है। यानी यही आपका क्या कहलाता है माध्यिका वर्ग, क्या कहलाता है माध्यिका वर्ग, या इसी को माध्यक वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा था, यानी 20 से 30। अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका 20 से 30 है। तो यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। आई होप कि सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से चालू होता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न और टोटल वर्णनात्मक प्रश्न आपसे 50 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो देखिए अगर एक बार में हम पूरे पेपर को अगर कंप्लीट करें तो वीडियो स्टूडेंट्स काफ़ी लंबा हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो बाकी के जो बचा हुआ पार्ट है, यानी पार्ट 1 में हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर दिया, पार्ट 2 जब लाएंगे तो यहाँ पे जितने वर्णनात्मक प्रश्न है उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस भाग में इतना ही। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।